Dear student, today economics portion chapter 2 people as resource means संसाधन के रूप में लोग, इसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन asset for the economy rather than a liberty. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge imbibed in them. संसाधन जो लोग हैं या ह्यूमन है, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। एक्चुअल मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। People as resource is a way of referring to a country working people in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product like other resource. Population also is a resource, a human resource. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problem of providing the population with food, education and access to health facilities, when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. संसाधन के रूप में लोग प्रेजेंट में उत्पादन, कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू के दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना जीडीपी के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स
भी कहते हैं। यह विशाल पॉपुलेशन एक पॉजिटिव पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसे नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और हेल्थ की फैसिलिटीज़ की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में यह वृद्धि करता है। एक्चुअल में कोई भी रिसोर्स वह तब तक यूजफुल नहीं है जब तक जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन है, मानव है, जब तक उस रिसोर्सेज को यूजफुल न बना दे। और यूजफुल बनाने का काम चूँकि मानव करता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है और उस मानव संसाधन के लिए आवश्यक है कि उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ और उसके अंदर कौशल का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। जितना ही कौशल का डेवलपमेंट उसके होगा, वो एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, हेल्दी होगी पॉपुलेशन, वह पॉपुलेशन उतने ही किसी भी देश के लिए प्रॉफिटेबल होगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yields a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher income earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person, as well as the higher productivity of healthier people. क्योंकि मानव पूंजी में निवेश, और निवेश किन चीज़ों में करना पड़ता है? एजुकेशन में, ट्रेनिंग में और हेल्थ केयर में। भौतिक पूंजी की भांति ही जब हम ये सारी चीज़ें एक मानव पूंजी में निवेश करते हैं, तो फिजिकल पूंजी की ही भांति यह हमको प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों के उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के विषय में दिया है, इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन rapidly increase the productivity of scarce land resource. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. अपने यहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ,
उसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और अधिक ज्ञान के कारण दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि किया गया। भारत में आईटी रिवॉल्यूशन के बाद मैंने सूचना प्रौद्योगिकी के क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार से ऊंचा स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर कुछ फिगर दिए हुए हैं और इस फिगर को देखना है कि फिगर किन किन चीज़ों का है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर, टेलर, इंजीनियर और टीचर्स, ऐसे 4 जो है पिक्चर दिए हुए हैं। इस पिक्चर के आधार पर एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? डिस्कशन आपस में करना है। लुकिंग एट द फोटोग्राफ कैन वी एक्सप्लेन हाउ ए डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड ए टेलर आर एन एसेट टू द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में इनकी किस प्रकार की भूमिका है या किस प्रकार से ये जो है एक पूंजी है, उसको जो है इस फिगर को देख करके चर्चा करनी है। तो टीचर्स, हम सबको पता है टीचर्स जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो टीचर प्रोवाइड एजुकेशन, दे हेल्प इन मेकिंग पीपल एजुकेटेड। टीचर ही जो है एजुकेशन देने का काम करता है। और एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन से ही सारे रास्ते खुलते हैं। Engineers provide essential service in the field of infrastructural development. Tailor provide service related to stitching of clothes for the population. Thus, all of the above are an asset to the economy in their own way. Doctor provide health care service to the people. They play an important role in making the population healthier. अगर पॉपुलेशन हमारी हेल्दी नहीं होगी तो इस तरह की पॉपुलेशन किसी भी प्रकार के वर्क को करने में असमर्थ होगी। उस समय मानव पूंजी जो है किसी भी देश के लिए एक बोझ की तरह होगा। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gains in other indirect ways because the advantage of a more educated
or healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make us of land and capital cannot become useful on its own. हायर इनकम से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, जब इनकम हमारी हायर होगी तो हम एजुकेटेड भी होंगे और पूर्ण रूप से हेल्दी भी होंगे। और केवल इतना ही नहीं होगा बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित या उतने स्वास्थ्य सेवाएं जिनको नहीं मिल पाती। एक्चुअल में मानव पूंजी एक तरह से अन्य रिसोर्स जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन ही भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी या कोई भी रिसोर्स अपने आप में उपयोगी नहीं होता है जब तक उसको मनुष्य या मानव उपयोगी न बनाए। इसलिए जो उपयोगी बनाने वाला फैक्टर है मानव, ह्यूमन, वह ह्यूमन सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना गया। फॉर मेनली decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. But a large population need not be a liability. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. For example, by spending resource on education and health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा मनुष्य को, जिसे एक दायित्व समझा जाता है या कभी कभी बोझ समझा जाता है, उस बोझ को शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग और साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा इन संसाधनों पर व्यय करके इसे एक प्रोडक्टिव
रिसोर्स के रूप में बदला जा सकता है। अब इसके लिए इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर एक स्टोरी का सहारा लिया गया है। स्टोरी ऑफ शकल। शकल एक लड़का है, उसकी क्या स्टोरी है। देयर वेर टू फ्रेंड्स, बिलास एंड शकल। बिलास और शकल दो मित्र हैं। लिविंग इन द सेम विलेज सेमपुर। शकल was a 20-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores. His father Bhuta Chaudhary worked in an agricultural field. शकल helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jitu and sister Shitu. His uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. Bhuta and Sheila were eager to teach शकal. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his studies. He raised a loan for शकal to study a vocational course in computers. शकal was meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed this course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him in create the shell of the firm. His boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion. शकल के चाचा हाई स्कूल पास करके घर में बैठे रहते थे, लेकिन शकल पढ़ने में होशियार था और उसके माता पिता भी उसे अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे, इसलिए गांव के ही स्कूल में प्रवेश करा दिए। शकल एक मेरिटोरियस स्टूडेंट था। उसने कंप्यूटर का कोर्स किया। हालांकि उसको लोन भी लेना पड़ा इस कोर्स को करने के लिए, लेकिन वो कंप्यूटर का कोर्स पूरा किया और उसके पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई और उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जो सॉफ्टवेयर उस फर्म की बिक्री को बढ़ाने में सहायता दिया, जिससे बॉस प्रसन्न होकर, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसको रिवार्ड दिए, पुरस्कृत किए और उसका प्रमोशन भी कर दिया। तो इस प्रकार से यह कहानी यह बताती है कि किस प्रकार से एजुकेशन जो है स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी, उसको तो प्रमोशन मिला ही मिला, साथ ही में जिस फर्म में वो काम कर रहा था उस फर्म में भी का भी उसने इंक्रीज किया। तो इस प्रकार से यह ह्यूमन रिसोर्सेज एजुकेटेड और हेल्दी होकर के स्वयं और अपने देश के डेवलपमेंट में या जिस भी फर्म में काम करता है, फर्म का डेवलपमेंट होगा,
तो देश का डेवलपमेंट होगा। इस प्रकार से वो कार्य करता है। यहीं पर एक दूसरी स्टोरी विलास के रूप में दी गई है। विलास वाज एन 11-year-old बॉय रेजिडिंग इन द सेम विलेज, उसी गांव में रहता है जहां शकल रहता था। विलास फादर महेश वाज ए फिशरमैन, मछली पकड़ने का काम करते थे, मछली का काम करते थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2-year-old, पिता उसके नहीं थे। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। शी bought fish from the landowner pond and sold it in the nearby mandi. She could earn only rupees 20 or 30 a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis माने वो पैरालिसिस था, हड्डियों की दिक्कत थे विलास को। हिज मदर कुड नॉट एफर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीड। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a minor income. तो विलास उसी गांव का रहने वाला जो कि शारीरिक रूप से भी अक्षम था, आर्थराइटिस की बीमारी थी और पढ़ने में भी वह इंटरेस्टेड नहीं था। पिता उसके नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। माँ मछलियों का काम करती थी और उस मछलियों से जो भी कुछ मिलता था परिवार की जीविका का काम चलता था। विलास पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं था, ना ही पढ़ाई किया। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसकी देखभाल करने वाला भी नहीं था कोई माँ की। तो मजबूरी में विलास को उसी गांव में वही काम करना पड़ा जो उसकी माँ करती थी। अर्थात एक तरफ शकल है जो एजुकेटेड होकर के कोर्स करके अपना और अपने उस फर्म का, जिस फर्म में काम करता था, दोनों को लाभ पहुंचाया और इस तरह से देश के डेवलपमेंट में भी वो योगदान दिया। वहीं विलास जो है एजुकेशन नहीं लिया और एजुकेशन तो छोड़ो, किसी भी प्रकार के स्किल का डेवलपमेंट नहीं किया अपने अंदर। तो उसी धंधे में उसे जाना पड़ा, उसी काम में लगना पड़ा जिस काम में उसकी माँ लगी हुई थी। और इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार के प्रसंग आप अपने आसपास भी देख सकते हो, अपने रिलेशन में देख सकते हो कि जो एजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, हेल्दी होते हैं या किसी भी प्रकार का हुनर वो अपने जीवन में सीखते हैं, तो वो किस प्रकार से अपने परिवार के इकोनॉमी रेट को ग्रोथ करते हैं, साथ में और लोगों के लिए भी वो मददगार होते हैं। लेकिन जो लोग ना ही तो एजुकेशन लेते हैं, ना ही हेल्दी होते हैं और ना ही किसी प्रकार के ट्रेनिंग लेते हैं, ना ही कोई गुर
गुण सीखते हैं, स्किल का डेवलपमेंट अपने अंदर करते हैं, वह अपने पुश्तैनी जो माता पिता से चले आ रहे कार्य होते हैं, अंत में हर थक कर उसी कार्य में उनको लगना पड़ता है। न तो वो अपना विकास कर पाते हैं और ना ही अपने परिवार का ठीक से विकास कर पाते हैं। और जब ना अपना विकास कर पाएंगे और ना ही ठीक प्रकार से परिवार का विकास कर पाएंगे, तो निसंदेह अपने देश के डेवलपमेंट में भी किसी भी प्रकार का योगदान वो नहीं दे सकते हैं। ये दो जो स्टोरी शकल और विलास के रूप में यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा, वो इस बात को प्रूव करता है। नेक्स्ट कंटेंट हम लोग अगले दिन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।